भाइयों बहनों, जय हिंद। आप सबका आज की एडिटोरियल डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बहुत शानदार होंगे। तो दोस्तों, आज है 18 जुलाई और 18 जुलाई को दोस्तों हम डिस्कस करेंगे 3 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स फ्रॉम द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। तो दोस्तों, 2 आर्टिकल्स बड़े इंटरेस्टिंग आज हिंदू में आए हैं जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, रोल ऑफ ऑपोजिशन की बात करते हैं, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं, कुछ रीति रिवाजों की बात करते हैं। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे हर किसी के अपने व्यूज होते हैं। मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, खास करके आज के एडिटोरियल्स डिस्कस करने से पहले। देखिए, हमारे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पर्सनली कुछ भी हो सकती है, लेकिन जब हम एडिटोरियल्स पढ़ रहे हैं किसी मर्जी न्यूज़पेपर के, तो प्लीज रीड दैट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ज्यादा दिल पे मत लीजिए, ज्यादा इमोशनल मत होइए। हो सकता है कि आपकी आइडियोलॉजी डिफर करती हो फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द कॉलमनिस्ट, लेकिन आपने तो आगे जाके आईएएस बनना है ना, आपने आगे जाके ब्यूरोक्रेट्स बनना है। तो थोड़ा सा हम पेशेंस रखें, थोड़ा सा हम लोगों के व्यूज़ को सुने, लोगों के व्यूज़ को समझें। आफ्टर ऑल हमने जब अपना आंसर लिखना है एग्जाम में जाके 5-6 मिनट में, तो हमको एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आंसर लिखना है। तो ठीक है, हर किसी की बात सुननी चाहिए। आप उनके व्यू से एग्री कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। आपको जैसे आज ये जो आर्टिकल है 2 मैसेजेस फ्रॉम 3 फोटोग्राफ्स, ये पीटर रोनाल्ड डिसूजा ने लिखा है, प्रोफेसर पीटर डिसूजा। अब ये लिखते रहते हैं, इंडियन एक्सप्रेस में भी लिखते हैं, हिंदू में भी लिखते हैं, काफ़ी पॉलिटिकल थ्योरीज के बारे में बात लिखते हैं। अब आपके व्यूज़ थोड़े डिफर कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे आपको लगेगा ये आर्टिकल में ऐसी क्या बात है, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। लेकिन अगेन, हम आर्टिकल्स को पढ़ें, समझें, विद द पिंच ऑफ सॉल्ट लें, और ज़्यादा हम इमोशनल मत हुए लोगों के व्यूज़ को लेके। और दोस्तों, एक आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे अंत में, वो रहेगा इंडियन एक्सप्रेस में से, वो है प्रॉस्पेरिटी लेसन फ्रॉम इंडिया। तो यहाँ पे इंडिया और चाइना की जो ग्रोथ स्टोरी है उसके बीच में कंपैरिजन यहाँ पे बताया गया है। बिकॉज अभी हाल ही में जो पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट हमारे सामने, जो यूएन पॉपुलेशन रिपोर्ट हमारे सामने आई थी, जहाँ पे ये बात की स्पष्टी करी गई थी कि आने वाले समय में इंडिया की जो आबादी है वो चाइना से भी ज़्यादा होने वाली है। तो क्या चैलेंजेस है इंडिया के लिए और कैसे उसको एड्रेस किया जा सकता है, तो ये सब हम बातें करेंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो होगा। क्वेश्चन ऑफ द डे आपने कहाँ पोस्ट करना है? एडिटोरियल्स विद मेंस आंसर राइटिंग के टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करना है। उसका एक्सेस कहाँ से आपको मिलेगा? नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये आपको लिंक मिलेगा, इसको क्लिक करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल का एक्सेस मिलेगा। नहीं मिलता तो क्या करना है? ये नंबर है, इस नंबर से आप अपने टेलीग्राम की आपसे मैसेज करिए, हमारे द्वारा आपको ऐड किया जाएगा। और जितना हो सके अपने दोस्तों को बताइए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। फ्री इनिशिएटिव है, यहाँ पे देखिए पीयर टू पीयर रिव्यू रहता है ना। यहाँ पे मॉडल आंसर भी आपके साथ शेयर किया जाता है, रोज शाम को 6 बजे पिन किया जाता है। तो काफ़ी अच्छे फीचर्स है इसमें, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। बेस्ट आंसर जो क्वेश्चन हमने पूछा था, ग्लोबलाइजेशन के बारे जो हमने क्वेश्चन पूछा था, डेथ ऑफ ग्लोबलाइजेशन की, जो रशिया यूक्रेन की लड़ाई के चलते जो भी चेंजिंग जो जियो इकोनॉमिक ट्रेंड्स हैं, तो नंदिनी जी का आंसर, नंदिनी भी बहुत कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहते हैं, बहुत उनका अच्छा आंसर लगा मनमीत मैम को। पहले भी नंदिनी जी ने काफ़ी अच्छे आंसर्स लिखे हैं। देखिए, उनका जो प्रेजेंट करने का तरीका है अगेन बहुत यूनिक है, बहुत अच्छा है। देखिए, यहाँ पे उन्होंने जो ट्रेंड्स की बात करी है, देखिए ग्लोबलाइजेशन तो खत्म नहीं होने वाला, दैट इज हेयर टू स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये जरूर है कि हम एक चर्निंग देख रहे हैं जियोपॉलिटिकल ऑर्डर में, चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि नए तौर तरीके भी आ रहे हैं, जिसको हम रीग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। तो डीग्लोबलाइजेशन हो रहा है, लेकिन साथ के साथ रीग्लोबलाइजेशन भी हो रहा है। वो कैसे हो रहा है? जो ट्रेंड्स हैं डीग्लोबलाइजेशन के और रीग्लोबलाइजेशन के, दोनों ट्रेंड्स यहाँ पे नंदिनी ने अपने आंसर में मेंशन करे हैं, चाहे वो ट्रेड एस्पेक्ट की बात करें। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है तो हम अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स नहीं साइन कर रहे हैं, चाहे वो हम यूएई के साथ करें, चाहे वो इसराइल के साथ करें, यूके के साथ करें। ठीक है, पीछे भी I2U2 समिट भी हुआ था, जिसके चलते इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को बढ़ाने की बात करी गई है इंडिया की, और ये जो बाकी देश हैं इसराइल, यूएई और अमेरिका। तो ऐसा तो नहीं है कि कंप्लीटली बॉयकॉट कर दिया गया ग्लोबलाइजेशन को। कोरोना आए या रशिया यूक्रेन का युद्ध हो, कुछ भी हो, ग्लोबलाइजेशन को कंप्लीटली तो नहीं कह सकते इट्स अ गॉन स्टोरी। तो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने ट्रेंड्स यहाँ पे हाईलाइट करे हैं, चाहे वो सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो कल्चरल कनेक्टिविटी के एस्पेक्ट्स हैं। तो कल्चरल कनेक्टिविटी की बात करें, अगर ओलंपिक्स को पोस्टपोन किया जा रहा है, मैचेस को पोस्टपोन किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे फिर भी वर्चुअल माध्यम से कंट्रीज हैं, लोग हैं, लीडर्स हैं, फिर भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो ये आप आंसर को पढ़ सकते हैं। कंक्लूजन इनका बहुत अच्छा है, जो वे फॉरवर्ड, बैक योर पार्टनर, इनका जो वे फॉरवर्ड है वो बहुत अच्छा है। अंत में उन्होंने बड़ी अच्छी लाइन लिखी है कि कैसे इक्विलिब्रियम को रिस्टोर किया जा सकता है बाय जो प्रिंसिपल है वासुदेव कुटुंबकम का, वर्ल्ड इज ऑल बट वन फैमिली। तो इस आंसर को आप पढ़ सकते हैं, मॉडल आंसर भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। अब ये आर्टिकल 2 मैसेजेस फ्रॉम 3 फोटोग्राफ्स, आपको आर्टिकल पढ़ के लगेगा यार इतनी बड़ी बात क्या है कि सर ने आर्टिकल शेयर करा, ये कोई वर्थ भी था शेयर करना? मुझे लगा ये आर्टिकल पढ़ने के बाद पहला रिएक्शन तो मेरा ये था कि भाई कुछ भी है ना, कुछ भी लिख दो। है क्या इसमें बात क्या करी गई थी कि भाई गवर्नर जो है महाराष्ट्र के,
कोश्यारी जी वो मिठाई खिला रहे हैं एक नाथ शिंदे जी को, जो कि भी हाल ही में चीफ मिनिस्टर बने हैं। अब ये तो नहीं पता कि मिठाई कौन सी खिलाई थी, कि वो काजू की बर्फी थी, कि वो लड्डू था, कि वो क्या था, लेकिन मिठाई खिलाने के ऊपर यहां पे एक बात करी गई है। तो बड़े इंटरेस्टिंग इनसाइट्स यहां पे प्रोफेसर पीटर डिसूजा जी यहां पे हमारे सामने रखते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, आमतौर पे हम कहते हैं डेमोक्रेसी के बारे, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना है। मैं ये बार बार बात कहता रहता हूं कि कोई भी डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं है ना। तो देखिए, हमने भी 1970s का, चलो हमने तो नहीं देखा, मैं तो ऑब्वियसली तब नहीं था, आप भी नहीं होंगे, लेकिन 70s में हम सुनते रहते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, जो इंदिरा गांधी का टाइम था, इमरजेंसी का टाइम था, डेमोक्रेसी में कमियां रहती हैं। सो हम अपने आप को कंप्लीटली परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, हमने ये टेम्पटेशंस, देखिए हम ये बात करते रहते हैं जो थ्योरिस्ट हैं कि भी हम फ्लॉड डेमोक्रेसी हैं, हम डेवलपिंग डेमोक्रेसी हैं। हमको बहुत गर्व भी होता है अपने आप को टाइटल देने से कि हम दुनिया की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं। अक्सर जब इंडिया और अमेरिका के संबंध की बात करी जाती तो कहा जाता ना कि एक सबसे पुरानी डेमोक्रेसी यानी कि अमेरिका और एक सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। अपनी डेमोक्रेसी को लेके हम अच्छी बातें भी कर सकते हैं, बुरी बातें भी कर सकते हैं। कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है, इंसान परफेक्ट नहीं है, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है। लेकिन सवाल यहां पे ये उठता है कि क्या हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज का एवोल्यूशन हुआ इतने सालों में? हमको इस बात का भी बहुत गर्व है। 75 ईयर्स में, 1947 के बाद आज आप साउथ एशिया में कहीं भी देख लो, श्रीलंका से लेकर नेपाल तक, बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान तक, कि इतने सालों तक कोई स्टेबल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कोई रही हो। तो लेकिन यहां पे हम अपने आप को कह सकते हैं, लेकिन अभी भी ऐसी क्या बातें हैं जो कि हमको मजबूर करती हैं सोचने में कि हम अभी प्रॉपरली एज अ डेमोक्रेटिक नेशन इवॉल्व नहीं कर पाए हैं। अब यहां पे 3 पिक्चर्स की बात करते हैं पीटर डिसूजा जी। एक पिक्चर की बात करते हैं जो कि आपके सामने है। यहां पे जो महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, वो मिठाई खिला रहे हैं एक नाथ शिंदे जी को। अब ये मिठाई कौन सी है वो हमको नहीं पता, चलो उसकी तहकीकात बाद में करेंगे, लेकिन हम पीछे देख सकते हैं कि लोग बहुत खुश हैं, है ना। तो लेकिन गवर्नर का रोल मिठाई खिलाना है। गवर्नर का जो ऑफिस है, देखिए गवर्नर की अपनी मर्यादा है, गवर्नर की अपनी एक अपना दर्जा है संविधान में। तो लेकिन इतनी खुशी बनाना गवर्नर को कि मिठाइयां बांटना, मिठाइयां खिलाना, तो गवर्नर को तो कोई खुशी नहीं दिखानी चाहिए। इम्पार्शियलिटी ऑफ ऑफिस की बात आती है। तो क्या ये सवाल उठा रहे हैं, आर नॉट गवर्नर्स नॉट एक्सपेक्टेड टू बी इक्वी डिस्टेंट बिटवीन विनिंग एंड लूजिंग कैंडिडेट्स? तो अगर मिठाई खिलानी है, अगर कोई जीत रहा है तो किसी जो हारा है उसको भी मिठाई खिलानी चाहिए। ठीक है, अब ये जो एटीट्यूड है गवर्नर का टुवर्ड्स, ये जो भी एक नाथ शिंदे जी जो चीफ मिनिस्टर बने हैं, मिठाई खिलाने का, लड्डू खिला रहे, मिठाई खिला रहे, जो भी खिला रहे, इसके ऊपर यहां पे एक सवाल खड़ा उठता है कि ये जो मर्यादा है, जो डिग्निटी है ऑफिस की, जो इम्पार्शियलिटी है ऑफ द ऑफिस ऑफ गवर्नर, तो ये पब्लिक डिस्प्ले ऑफ इमोशंस, क्या ये सही है कि नहीं सही है? ये अपना यहां पे एक सवाल उठा रही है। अब देखिए दोस्तों, अब हैंडशेक करना, चलो अब हम कहते हैं कि जी हैंडशेक करना जो है वो अंग्रेजों का ट्रेडिशन है। हमारे यहाँ पे हम नमस्ते करते हैं, जय हिंद करते हैं, ठीक है, जो भी हम भाषा में एक दूसरे को ग्रीट करते हो, पंजाबी में, हिंदी में, जिस भी भाषा में, कोई भी लैंग्वेज में, तो वो हमारी अपनी संस्कृति है, हमारी अपनी परंपरा है। तो अब शेकिंग ऑफ हैंड्स को रिप्लेस करना लड्डू खिला देने से, तो क्या यहां पे हम एक इंडियन नेस लेके आ रहे हैं, इंडियन अपने पॉलिटिकल कल्चर में इंडियन नेस लेके आ रहे हैं? बुरी बात नहीं है। देखिए, हम अब अपने से बड़ों के पैर छूते हैं खुशी के आप कल को आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, ठीक है, आपको आपके पेरेंट्स लड्डू खिलाते हैं, दोस्त लड्डू खिलाते हैं, तो लड्डू खाने में कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इस लॉजिक से अगर हमने अपने पॉलिटिकल कल्चर को इंडियनाइज करना ही है, तो क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या वो सेम मिठाई का डब्बा लेके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दें जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की स्वेरिंग इन सेरेमनी होती है? तो क्या ये लड्डू कल्चर हम अपने पॉलिटिक्स में लेके आए? यहां पे ये सवाल उठाया गया है कि ये उचित है कि नहीं। प्रॉपर्टी की बात यहां पे आती है कि कुछ लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए ना कुछ। देखिए प्रोटोकॉल्स हैं, देखिए हमारे संविधान में, हमारे कानून में बहुत सारे अनेकों प्रोटोकॉल्स हैं। इतने किसी भी दुनिया के संविधान में, किसी भी देश, दुनिया भर में किसी भी देश के संविधान में इतने प्रोटोकॉल्स, इतने कानून नहीं जितने हमारे यहाँ पे है। तो उचित है कि नहीं है? तो यहां पे उचित, इसकी बात प्रोप्राइटी की जा रही है कि क्या ये लाइन को टो करना अप्रोप्रिएट था गवर्नर के लिए कि नहीं था। ठीक है, द लाइन टोड। तो फिर ये कहते हैं कि देखिए यहां पे तो जो बाकी ऑफिशियल्स थे साथ में जो खड़े थे वो भी बहुत खुशी जता रहे थे। तो अगेन ये यहां पे कंक्लूड करते हैं कि दैट मींस अगर सारे ही लोग इतनी खुशी यहां पे जता रहे थे, इतना सेलिब्रेशन कर रहे थे, तो शायद जो प्रोप्राइटी रिक्वायरमेंट है, जो उचित हम चीज की बात कर रहे हैं, तो शायद ये प्रोप्राइटी टेस्ट पास कर गया है, बिकॉज सारे ही बहुत खुश हैं, एक नाथ शिंदे को मिठाई खिला रहे हैं। तो लेकिन यहां पे कंफ्यूजन, अब ये थोड़ा सरकास्टिकली यहां पे बात कहते हैं कि यहां पे समस्या, डिलेमा दो लोगों के बीच में है। एक तो हमारे जैसे, यानी कि जो पीटर रोनाल्ड डिसूजा, जो कि एक जो कॉलमनिस्ट है इस आर्टिकल के, यानी कि कंफ्यूजन दो लोगों के बीच में, यानी कि एक तो वो जो कि एक डेमोक्रेटिक थ्योरिस्ट है, और दूसरा जो डेमोक्रेटिक प्रैक्टिशनर्स हैं। तो डेमोक्रेटिक प्रैक्टिशनर्स कौन है?
देखिए डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस ऑब्वियसली जो लोग इस पोजीशन में हैं, गवर्नर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए, ठीक है, एमएलएज हो गए, एमपीज हो गए, जो ऑब्वियसली जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है। तो यहां पे कंफ्यूजन आता है कि ठीक है, इस बात को हमको स्वीकार कर लेना चाहिए कि शायद ये न्यू नॉर्मल है, ये न्यू कल्चर है, शायद पॉलिटिकल कल्चर में इंडियननेस देखने को हमको मिल रहा है। दूसरी फोटो अब आपके सामने है, यहां पे जो शिवसेना के रिबेल मेंबर्स थे ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, अब ये डांस कर रहे हैं टेबल पे चढ़ के। अभी कौन से गाने पे डांस कर रहे हैं हमको नहीं पता, हिंदी गाना है, मराठी गाना है, पंजाबी गाना है, कौन सा सिंगर है हमको नहीं पता, पर ये हमारे इलेक्टेड, चलो वो डांस कर सकते हैं, वो जो मर्जी कर सकते हैं, उनका अपना राइट है, वो डांस करें, जो मर्जी करें, है ना। रात को 12 बजे डांस करें, दिन में 12 बजे डांस करें, धूप में डांस करें, जहां मर्जी डांस करें, बेड के ऊपर डांस करें, टेबल के ऊपर, उनकी अपनी मर्जी है ना। हम अपने डेमोक्रेटिक राइट है सबके पास। लेकिन ये जो कल्चर है, ये क्यों डांस कर रहे थे? होटल में डांस कर रहे थे गोवा में, एक जहां पे इनको रखा गया था, और होटल के जो अथॉरिटीज थे, जो होटल वाले लोग थे, वो भी इनको रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया ऐसे आप टेबल पे चढ़ के, सोफे पे चढ़ के डांस मत करिए, अच्छा नहीं लगता। ये डांस क्यों कर रहे थे? जब एकनाथ शिंदे जी को एज ए चीफ मिनिस्टर अनाउंस करा गया था। नाउ अब व्हाट डज दिस रिवील? ना अब नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन को पास किया गया, चलो उद्धव ठाकरे की सरकार नहीं सर्वाइव कर पाई, एकनाथ शिंदे जी आए, लेकिन ये जो प्रैक्टिस है, ये जो कल्चर है, ये जो जॉय है डांसिंग ऑन द टेबल्स, तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? क्या ये प्रॉपर्टी है? क्या ये उचित है? फिर अगेन यहां पे पीटर डिसूजा जी कहते हैं कि शायद ये एक नए जनरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे सामने आ रहे हैं जिन्होंने पब्लिक लाइफ में एंटर करा है, तो शायद इनसे एक्सपेक्ट करना कि ये नॉर्मल तरीके से बिहेव करें जैसे कि पुराने जमाने में जो एमएलएस थे, एमपीज थे, बिहेव करते थे, तो शायद ये हमारे लिए बहुत अनरीजनेबल है एक्सपेक्ट करना। अगेन हमारे सामने क्वेश्चन ही आता है कि क्या ये उचित है कि नहीं है? क्या ये, अब इंडियननेस हो पॉलिटिकल कल्चर में, वो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसे तो नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन का मजाक बनाने वाली बात हो गई है। अब इसमें सेलिब्रेशन करना, डांस करना, क्या यहाँ और टेबल पे चढ़ के डांस करना, खास करके जब आप एक एमएलए हैं, इतनी देखिए पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप एक पब्लिक फिगर है, लोगों ने आपको चूज करा है, लोगों की विल को आप जाके विधानसभा में रिफ्लेक्ट करते हैं, तो क्या ये उचित है? तीसरी पिक्चर, अब इस पिक्चर में कुछ क्रिटिसाइज नहीं करा उन्होंने, इस पिक्चर में वो बता रहे हैं, क्रिटिसाइज तो खैर कहीं भी नहीं हो रहा, वो सिर्फ अपने ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं, अपने जो ओपिनियंस हैं वो बता रहे हैं। अब इस पिक्चर में से क्या मैसेज आते हैं? देखिए यहाँ पे जो इलेक्टोरल ऑफिसर है, जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, जो भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को सुपरवाइज कर रहे हैं, कौन है? पीसी मोदी जी, ठीक है। ये फॉर्मर सीबीडीटी चेयरमैन रह चुके हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन रह चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री से तो ऊपर कोई भी नहीं है, ठीक है। प्रधानमंत्री जी इज द मोस्ट पावरफुल हमारे देश में। अब उनके साथ द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है, जो कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं एनडीए के, और साथ में और भी बहुत सारे लोग हैं, अमित शाह जी हैं, राजनाथ सिंह हैं। अब ये बैठे, अब ये जो पीसी मोदी जी हैं, है ना, जो कि रिटर्निंग ऑफिसर है, ये बैठे हुए हैं, चाहे तो ये खड़े भी हो सकते थे, इतने सारे बड़े बड़े दिग्गज सामने खड़े हैं, खड़े होकर हाथ जोड़ के भी इनको मिल सकते थे, लेकिन क्योंकि इनका जो ओहदा है, ठीक है, जो उनकी पोजीशन है, जिस ऑफिस को ये रिप्रेजेंट करते हैं, उस ओहदे के चलते ये बैठे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, ये खड़े नहीं हुए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़ के उनको ऐसे वहां पे उनको ग्रीट कर रहे हैं, ठीक है। दैट शोज कि जो पोजीशन है इस इंसान की, इस ब्यूरोक्रेट की, जो कि रिटर्निंग ऑफिसर है, वो अपने आप में रिप्रेजेंट करता है इम्पार्शियलिटी ऑफ द पोजीशन। नाउ जब सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन इन द कंट्री ही इज स्टैंडिंग बिफोर अ हाई रैंकिंग ऑफिशियल टू हैंड हिम सम फॉर्म्स, प्रोप्राइटी रिक्वायर क्या करती है कि ऑफिशियल जो है वो बैठे रहे, ठीक है, वो खड़े ना हो, वो बैठे रहे। एट दैट मोमेंट आफ्टर ऑल वो क्या है? जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो एम्बॉडीमेंट है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिस्पेक्टिव उनके सामने जो मर्जी खड़े हैं, चाहे वो कल को फ्यूचर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट खड़े हैं, प्रधानमंत्री खड़े हैं, जो मर्जी खड़े हैं, प्रोप्राइटी क्या बोलती है? प्रोप्राइटी बोलती है कि वो बैठे रहें, खड़े ना, ठीक है, बिकॉज इम्पार्शियलिटी के साथ हमने काम करना है, ठीक है। देखिए अब ये आर्टिकल को ना एथिक्स रिलेटेड डायमेंशन से भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, है ना, बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री एथिक्स की बात आ रही है, डेमोक्रेटिक ईथोस की बात आ रही है, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी की बात आ रही है, वैल्यूज की बात आ रही है, तो थोड़ा एथिकल डायमेंशन से भी इस आर्टिकल को आप रिलेट कर सकते हो। नाउ डीकॉलोनाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी की बात करें, देखिए अब हम एक पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी है, ठीक है। अब देखिए अब ये हमने तय करना है कि हमने अंग्रेजों की प्रथाएं अपने यहाँ पर कंटिन्यू करनी है, चलो शेकिंग हैंड्स की बात करते हैं, वो अंग्रेजों की प्रथा थी, या हमने हाथ जोड़ के नमस्ते कहना है, ग्रीट करना है, जय हिंद करना है, हमारी अपने परंपराएं हैं। और अगर हम अपने रिचुअल्स की बात करें, रीति रिवाजों की बात करें, तो इंडिया इज अ रिचुअली डेंस सोसाइटी। तो अगेन अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नई चीज इनॉग्रेट करी जा रही है, तो ये तो एक फॉरेन ट्रेडिशन है कि शैंपेन की जो बॉटल है वो खोली जाती है, लेकिन आज के टाइम पे अगर कोई शिप लॉन्च करी जा रही है, कोई जहाज मंगाया जा रहा है, तो नारियल को तोड़ा जाता है। तो ये तो हमारी मर्जी है, हम कौन सा रिचुअल यहाँ पे बॉडी कर सकते हैं।
लेकिन ये जो रिचुअल्स हमने फोटोज में देखा, जो एमएलएस का टेबल पे चढ़ के डांस करना या गवर्नर का ऐसे मिठाई के डब्बे खिलाना, क्या इन परंपराओं को हमको स्वीकार कर लेना चाहिए? क्या ये प्रोप्राइटी की बात को वायलेट नहीं करता? ये बात हमारे सामने खड़ी होती है। दोस्तों, अंत में क्वेश्चन है जो कि मैं चाहूंगा, अगर आप ये आर्टिकल, अगर आपने पढ़ा है, इस एनालिसिस को सुन रहे हैं, तो देखिए आप कुछ भी 50 वर्ड्स में, 80 वर्ड्स में, या मे बी 1 या 2 लाइन में आपके जो व्यूज़ हैं, देखिए आपके व्यूज़ हैं, ओपिनियंस आते हैं, एडिटोरियल्स आते हैं, लोगों के अपने व्यूज़ होते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमारे व्यूज़ मैच करें कॉलमनिस्ट के साथ, हमारे कुछ और भी हो सकते हैं। मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूँ कि ये जो गवर्नर का जो एक्ट है, लड्डू देना चीफ मिनिस्टर को, मिठाई लड्डू जो भी है, क्या वो स्टैंडर्ड ऑफ प्रोप्राइटी को मीट करता है? आपके व्यूज़ क्या हैं, आपके ओपिनियंस क्या हैं, वो आप जरूर कमेंट सेक्शन में करना, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, तो अंत में दोस्तों कंक्लूजन यही आती है कि यस, वी नीड टू क्राफ्ट न्यू रिचुअल्स फॉर अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो इंडियननेस की बात करें, पॉलिटिकल कल्चर की बात करें, तो उसमें इंडियननेस लेके आना बहुत जरूरी है। बट अगेन यहाँ पे ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस तरह का इंडियननेस लेके आना, क्या वो उचित है कि नहीं? ये बात को थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। बिकॉज जो सैंक्टिटी है गवर्नर के ऑफिस की, प्रेसिडेंट के ऑफिस की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑफिस की, वो सैंक्टिटी को हम लूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इम्पार्शियलिटी है इस ऑफिस की, वो मेंटेन रहे, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए फिर अगला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। दुष्यंत दावी जी ने लिखा है, ये एक बहुत नोटेड एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। बात करते हैं प्रिजर्विंग डेमोक्रेसी इन इंडिया की, और यहाँ पे बात करी जाएगी रोल ऑफ ऑपोजिशन की, ऑपोजिशन का क्या रोल रहता है। हम एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हम एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है। पॉलिटी में पढ़ा है आपने, है ना, लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा, डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। बी आर अंबेडकर ने कहा था कि भाई एक डेमोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव को 2 कंडीशंस को सैटिस्फाई करना बहुत जरूरी है यदि हम अपने आप को पार्लियामेंट्री सिस्टम कहलाती हैं। एक तो एक स्टेबल एग्जीक्यूटिव और दूसरा एक रिस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूटिव। हमारा जो संविधान है वो कहाँ पे टिल्टेड है? हम यहाँ पे स्टेबिलिटी के ऊपर कम फोकस करते हैं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। देखिए अब कोलिशन हमने एरा देखा 90s में, 2000s में, है ना, तो कहीं ना कहीं स्टेबल सरकारें नहीं होती, कोलिशन गवर्नमेंट होती है, लेकिन हमारा फोकस क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, कि जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल रहे। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है ना, collective responsibility to lower house and in general to both the houses, in general responsibility to both the houses। तो फोकस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे है। अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या एनवाइसेज करता है? तो डेमोक्रेसी बेसिक फीचर है। बेसिक फीचर आपने टर्म पढ़ा होगा, केशव नंद भारती केस, केशव नंद भारती वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला, 1973 की जजमेंट थी कि ये बेसिक फीचर है हमारे संविधान का। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है, दैट डज नॉट इनवाइसेज, दैट डज नॉट फोर्सिज अ कंडीशन जहां पे एक ही पार्टी परमानेंट है ना। जैसे देखिए हम 50s 60s की बात करें, 70s की बात करें, एक ही पार्टी थी, कांग्रेस की पार्टी थी, तो वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। एक सतर्क विजिलेंट ऑपोजिशन का होना बहुत जरूरी है। वन पार्टी सिस्टम चलता रहे तो वो भी सही नहीं है। ठीक है, अब ऑपोजिशन का क्रिटिसाइज करना सरकार को, वो भी बहुत वैलिड है, वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रही है। ऑपोजिशन अगर सरकार को क्रिटिसाइज कर रही है, किसी नीति के ऊपर क्रिटिसाइज कर रही है, पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करना, अराउज करना, तो वो उनकी ड्यूटी है और ये ड्यूटी उनको संविधान सौंपता है। अगर ऑपोजिशन स्ट्रांग ना हो तो क्या होगा? पब्लिक का इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। पब्लिक आगे कि चलो कोई बात नहीं, हमको क्या लेना देना, जो मर्जी सरकार है, जो पार्लियामेंट तो वैसे ही फंक्शन नहीं करता। पार्लियामेंट जिसको टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, तो वहां पे तो वैसे भी अगर एक ही पार्टी रहेगी, अगर एक ही पार्टी के 300 350 अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेंगे, ऑपोजिशन होगा ही नहीं, तो फिर कैसे काम चलेगा? ठीक है, तो फिर अब मेम्स भी आते हैं कि आएगा तो मोदी ही, है ना, जो मर्जी कर लो, तो ये मेम्स भी ऐसे आते रहते। तो डेफिनेटली हमारे, अब ये तो रियल बात है, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। ऑपोजिशन कहां पे है? ऑपोजिशन नहीं है, किसको वोट करने जाओ? कोई ऑपोजिशन हो, ऑल्टरनेटिव हो, तो आप वोट करोगे। तो ऑपोजिशन का होना डेमोक्रेसी में अपने आप में बहुत जरूरी है। अगर एक स्ट्रांग ऑपोजिशन नहीं है तो वो डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी नहीं है। वो और बात है कि आप 5 साल में एक बार जाके इलेक्शन आप वोट डाल के आते हैं, आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो आप वोट, तो ये डेमोक्रेसी तो चलो एक एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी हो गया ना, लेकिन एक हेल्दी ऑपोजिशन होना, स्ट्रांग ऑपोजिशन होना, वो भी तो बहुत जरूरी है ना एक डेमोक्रेसी के लिए। सिग्निफिकेंस ऑफ ऑपोजिशन की बात करें, देखिए अब बहुत लंबे अरसे तक अगर हम 70s तक की बात करें तो कांग्रेस वाज द ओनली पार्टी, है ना, कांग्रेस पार्टी वाज द ओनली। उसका देखिए हमने उसका इंपैक्ट भी देखा 70s में क्या हुआ, इमरजेंसी का टाइम हमने देखा, जो ऑपोजिशन दल थे, ऑपोजिशन पार्टी से, उनको जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी। अब देखिए आज के टाइम पे हम बात करते हैं कि जी टॉलरेंस नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी नहीं है, बोलने का अधिकार नहीं, तो वो तो पहले भी नहीं था। तो 70s में भी तो वही काम हुआ था इमरजेंसी के टाइम पे, है ना। तो ऑपोजिशन वाज कंसिडर्ड रिडंडेंट, वाज अननेसेसरी वंस अपॉन अ टाइम। आज के टाइम पे देखिए अब ऑब्वियसली ऑपोजिशन रिडंडेंट कंसिडर किया जाता, दैट हैड अ वेरी डेवास्टेटिंग इंपैक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अब आज के टाइम पे अगर हमारे होम मिनिस्टर जी ये कहते हैं कि आने वाले 30-40 साल ऑपोजिशन मुक्त, यानी कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात होती है, कि आने वाले 30-40 साल बीजेपी का एरा होगा, तो इससे वो क्या बात, इससे क्या संदेशा सामने जाएगा कि डिफेक्शंस और इंकरेज होंगी,
ठीक है, अब हम देखते हैं हम अरुणाचल की बात करें, गोवा की बात करें, कर्नाटका की बात करें, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, डिफेक्शंस का जो कल्चर है वो बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखिए हर किसी की अपनी मर्जी है, वो किसी भी पॉलिटिकल दल में जा सकता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जा सकता है, आपका राइट है। ठीक है, लेकिन ये कहना कि भी आने वाले समय में कांग्रेस मुक्त भारत होगा, ऑपोजिशन ही नहीं होगा, दिस विल डू व्हाट, दिस विल अगेन, दिस इज नॉट गुड फॉर द डेमोक्रेसी। एनकरेजिंग डिफेक्शंस इज अगेन अ डेथ नेल फॉर डेमोक्रेसी। तो यहां पे दोस्तों हम समझेंगे कि होतो होलोहान केस को, कि होतो होलोहान एक पॉलिटिशियन थे नागालैंड बेस्ड, 2021 में उनकी डेथ हो गई थी। अब देखिए यहां पे कुछ हम इसको ज्यादा डिटेल में नहीं हम डिस्कस कर रहे हैं इस केस को, मतलब यहां पे जो बात करेगी उस जो ऑब्जर्वेशंस थी इस केस में से वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे एक बैलेंस बनाने की बात करी थी, एक तो इनर पार्टी डेमोक्रेसी और लॉयल्टी ऑफ द कैंडिडेट, लॉयल्टी ऑफ द लेजिस्लेटर टू हिज पॉलिटिकल पार्टी। कि ठीक है, एक इनर पार्टी डेमोक्रेसी भी बहुत जरूरी है, लेकिन एक लॉयल्टी नाम की भी चीज होती है। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पे आपने इलेक्शन लड़ा, आपने वोट मांगी, तो आपको उस पॉलिटिकल पार्टी के आधार पे आपको लोगों ने वोट दी, तो आपकी लॉयल्टी बनती है। अगेन इनर पार्टी डेमोक्रेसी भी बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आप एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी में हैं, लेकिन आप उनके व्यूज से एग्री नहीं करते हैं, कोई नीति से एग्री नहीं करते हैं, तो वो अब डेफिनेटली फोरम्स हैं जहां पे आप अपने व्यूज को बता सकते हैं, आप जो भी समस्याएं हैं उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन किहोतो होलोहान केस में जो 10th शेड्यूल था, जो कि एंटी डिफेक्शन की हम बात करते हैं, इसको अपहोल्ड करा गया था। द कोर्ट सेड दैट अ पॉलिटिकल पार्टी फंक्शंस ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ शेयर्ड बिलीव्स। अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी से आपने इलेक्शन जीता है, आप एमएलए बने हैं, ठीक है, तो आपको जो मैंडेट है पॉलिटिकल पार्टी का, अगर मान लीजिए कोई बिल पास किया जा रहा है विधानसभा में या लोकसभा में और आप उस बिल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप उल्टा क्या कर रहे हैं, आप तो जो जिस पार्टी से आपने इलेक्शन जीता है उसी पार्टी की बेइज्जती कर रहे हैं। और अगर आपके जैसे 10-15 और ऐसे लोग होंगे जो कि पार्टी के प्रपोजल से एग्री नहीं करेंगे और पार्टी के प्रपोजल को पास नहीं होने देंगे पार्लियामेंट में या विधानसभा में, तो डेफिनेटली एक और सवाल सामने खड़ा उठेगा कि शायद उस पार्टी में जो रूलिंग पार्टी है उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, वो आगे जाके फंक्शन नहीं कर सकती है, तो आप तो बेइज्जती कर रहे हैं फिर जिस पार्टी में आप इलेक्ट हुए हैं। तो वैसे आपको थोड़ा ब्रीफली बता दूं, अगर हम किहोतो होलोहान केस की बात करें, क्या कंटेक्स्ट था, तो पिटिशन डाली गई थी 1992 की बात है। तो यहाँ पे 10th शेड्यूल के प्रोविजन को चैलेंज करा गया था। अब ये हमको पता है कि जो डिफेक्टिंग जो लेजिस्लेटर्स होते हैं, चाहे वो विधानसभा में हो, चाहे वो लोकसभा में हो, या वो चलो राज्यसभा में, तो चेयरमैन हो राज्यसभा के या स्पीकर हो लोकसभा के, तो वो तय करते हैं, पावर उनके पास होती है किसको डिस्क्वालीफाई करना है, किसको नहीं डिस्क्वालीफाई करना। ठीक, एक तरह से जो स्पीकर का या चेयरमैन का जो ऑफिस होता है वो दैट एक्ट्स एज अ ट्राइब्यूनल। तो सवाल ये उठाया गया था कि क्या जो पावर दी गई है स्पीकर को या चेयरमैन को, क्या वो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करती है क्या, यानी कि ये जो पावर है क्या वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या, सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे ये कहा था कि नहीं, जो स्वीपिंग डिस्क्रिशन है स्पीकर के पास या चेयरमैन के पास, वो भी अपहेल्ड सुप्रीम कोर्ट ने करा। ठीक है, कि स्पीकर के पास जो ब्रॉड पावर्स हैं, स्पीकर का जो फैसला है डिस्क्वालीफाई करने का लेजिस्लेटर्स को या एमपीस को, वो सही है। तो ये बेसिकली मोटे तौर पे जो किहोतो होलोहान केस था उसमें ये बात करी गई थी। अगेन ये इस केस को इस आर्टिकल में डिस्कस नहीं करा गया, एक पासिंग बाय रेफरेंस था जो एडिटोरियल में मेंशन था। अब इनर पार्टी डेमोक्रेसी और लॉयल्टी की बात करें, तो देखिए दोस्तों, लॉयल्टी जिस पार्टी पे आप हैं वो तो बहुत एसेंशियल है ना। अगर आप अपनी पार्टी के सके नहीं, फिर आप किसके सके होंगे। तो आपको अगर पार्टी ने टिकट दी है, आपने इलेक्शन जीता है, तो फिर आपको उसके तो सके रहना जरूरी है। नाउ सम पॉलिटिकल थिंकर्स हैव रिकॉग्नाइज्ड एज एन एडिशनल डिवाइस ऑफ थ्योरी ऑफ रिकॉल। देखिए राइट टू रिकॉल हमारे यहाँ पे नहीं है, यानी कि अगेन अब देखिए आपने जिस टिकट पे इलेक्शन जीता, अब अगर आप उस पार्टी के लॉयल नहीं है तो आपको फिर से जाना चाहिए लोगों के पास। उन लोगों ने आपको चूज किया है, इलेक्ट करा है उस पॉलिटिकल पार्टी पे, उस टिकट पे, चाहे वो बीजेपी की पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, व्हाटएवर पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, चाहे वो जनता दल हो। लेकिन अगर आप लॉयल्टी नहीं दिखा रहे हैं तो फिर आप जाइए लोगों के पास, फिर से इलेक्शन में खड़े होइए, बाय इलेक्शन में खड़े होइए, और जिस नई पॉलिटिकल पार्टी में आप जाना चाहते हैं उस टिकट पे आप खड़े होइए इलेक्शन पे। लेट द पीपल अगेन टेक अ कॉल कि आपको आगे जाके उनको अपना एमएलए या एमपी बनाना है कि नहीं बनाना। राइट टू रिकॉल तो नहीं है हमारे यहाँ पे, लेकिन चलो जो एंटी डिफेक्शन लॉ हमने इंट्रोड्यूस करा था 10th शेड्यूल के चलते, दैट वाज सपोज्ड टू बी द जस्टिफिकेशन ऑफ द अंडरलाइंग पावर ऑफ रिकॉल। अगेन यहाँ पे बात यहाँ पे क्यों आई है, ये आर्टिकल में जो हम एंटी डिफेक्शन के टुवर्ड्स बढ़ रहे हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेटमेंट हमने आर्टिकल में डिस्कस करा कि अगर आने वाले समय में ये डिफेक्शन का कल्चर बढ़ता रहेगा तो क्या वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है कि नहीं है। हमारे यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ में भी अपनी कमियां हैं, राइट टू रिकॉल हमारे यहाँ पे नहीं है, राइट, उसके चलते हमने एंटी डिफेक्शन लॉ को इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन अगेन क्या एंटी डिफेक्शन लॉ हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में सक्षम हुआ है कि नहीं हुआ। अब हम ये कल्चर देखते हैं कि देखिए बहुत सारे, अब आज के टाइम पे चाहे अरुणाचल की बात करें, गोवा की बात हो, राजस्थान की बात हो, हरियाणा हो, कोई भी स्टेट हो, क्या देखते हैं कि जब ऐसा कोई
जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होने वाला होता है या जब कोई विवाद चल रहा होता है, एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी में दो दल बन जाते हैं, तो एक जो दल होता है वो अपने एमपीज को, अपने एमएलएस को हवाई जहाज में, बहुत महंगे महंगे प्लेन्स में, बहुत महंगे महंगे 5 स्टार होटल्स में स्टे करवाते हैं, बंद करवा देते हैं वहां पे, कभी ताकि पोचिंग ना हो सके एमएलएस की, ठीक है, कि भाई ताकि और जो ओपोनेंट, जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, उनको खरीद ना सके। तो यानी कि जो अब सवाल यहाँ पे ये भी खड़ा होता है कि जो एमएलएज हैं, एमपीज हैं, क्या वो बिकाऊ हैं? 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, क्या अब जिन लोगों ने उनको इलेक्ट करा है, ठीक है, उसका क्या? उनकी अकाउंटेबिलिटी तो लोगों को बनती है। अगेन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात आ रही है यहाँ पे, अकाउंटेबिलिटी जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, वो तो लोगों को है, ठीक है। तो ये जो कल्चर है इस तरह का, 5 स्टार होटल्स में एमएलएस को, एमपीज को ठहराना, चार्टर्ड प्लेन्स में उनको भेजना, ठीक है, और खास करके जो रूलिंग पार्टी होती है सेंटर में, देखिए कोई भी दूध का धुला नहीं होता, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ठीक है, जैसे वो केजरीवाल जी भी कहते हैं ना कि सब मिले हुए हैं, है ना। तो ये जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी सेंटर में हो और इस तरह के एमपीज को, एमएलएस को दूसरी ओपोनेंट पॉलिटिकल पार्टीज में से खरीदने की कोशिश करे, तो क्या ये अच्छा कल्चर है? क्या डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है? क्या समय अब उचित है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी जो आर्टिकल 142 की जो पावर है उसको यूज करते एंटी डिफेक्शन लॉ को रीराइट करे? तो आर्टिकल 142 आपको याद होगा, दिस प्रोवाइड्स डिस्क्रिशनरी पावर टू द सुप्रीम कोर्ट। अभी आपको याद होगा पीछे रिसेंटली जो पिरारी वलन थे, जो कि राजीव गांधी हत्याकांड में जो कन्विक्ट थे, तो पिरारी वलन को भी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 की पावर के चलते रिलीज कर दिया गया था। तो आर्टिकल 142 की पावर सुप्रीम कोर्ट तब यूज करता है जब कोई ऐसा ऑर्डर बनाना हो, जब कोई ऐसा वर्डिक्ट रखना हो विच इज वेरी नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस। तो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? देखिए, perhaps the prime minister must seriously introspect on the erosion of public life and set things right। अब हम देखते हैं ईडी का, सीवीसी का, सीबीआई का भी बहुत मिसयूज किया जाता है पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के अगेंस्ट, ठीक है। जुडिशरी को भी ऐसे अवेयर रहना चाहिए ऑफ द ग्राउंड रियलिटीज, ठीक है। अगर ये पॉलिटिकल वेंडेटा चल रहा है, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है, हर जगह होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, हर जगह होता है। तो इस तरह के जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो ऐसे कैंपेन्स होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को भी सतर्क रहना बहुत जरूरी है। अब पीएमएलए का मिसयूज करना, ईडी को यूज करना, ठीक है, या एनआईए को यूज करना या मिस यूज करना। अब देखिए दोस्तों, ये जो आर्टिकल है बहुत, देखिए अब यहाँ पे ओपिनियनेटेड है ना, हमारे व्यूज कुछ भी हो सकते हैं। मैं यहाँ पे जो कॉलमनिस्ट है उनके व्यूज आपके सामने रख रहा हूँ। अगेन इसको भी आप यूज कर सकते हैं जब आप एथिक्स रिलेटेड कोई बात लिख रहे हो। यहाँ पे पार्लियामेंट्री एथिक्स की बात आ रही है, अगेन यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात आ रही है, मर्यादा की बात आ रही है। तो ये बात तो पॉलिटिकल पार्टीज को, जुडिशरी को और सिविल सोसाइटी को इंश्योर करना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी फेल ना हो। और देखिए, इफ द पार्टी इज इन पावर, और अगर पार्टी डिसाइड करेगी, यानी कि अगर पार्टी जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी, अगर वो खुद ही अपने आप में जज है, ज्यूरी है, प्रोसिक्यूटर है, और वो ही तय करेगा कि हेल्दी और अनहेल्दी क्रिटिसिज्म क्या है, तो फिर तो हर एक क्रिटिसिज्म जो सरकार का होगा ना, उसको अनहेल्दी ही माना जाएगा। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपोजिशन की क्या है? प्रधानमंत्री बीजेपी के नहीं होते, प्रधानमंत्री भारत के होते हैं। तो वो ऑपोजिशन पार्टी की भी प्रधानमंत्री है, रूलिंग पार्टी की भी प्रधानमंत्री है। तो इस तरह की स्टेटमेंट देना, प्रधानमंत्री को पर्सनली अटैक करना, वो भी समझदारी की बात नहीं है। अगर आप ऑपोजिशन पार्टी हैं, अगर आपको लोगों ने नहीं वोट दिया, नहीं आपको मेजोरिटी मिली, तो आपका फर्ज बनता है, ऑपोजिशन का फर्ज बनता है कि अपने आप को और क्रेडिबल करें, अपने आप को और मजबूत करें, लोगों की नफ्स को समझें, लोगों की पल्स को समझें। और अगर आप अपने आप को खुद रिस्पेक्टेबल नहीं शो करेंगे, तो आप लोगों से रिस्पेक्ट कैसे ले पाएंगे? तो प्रधानमंत्री को, चाहे जो भी रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी हो, ठीक है, प्रधानमंत्री को अटैक करना, दैट इज नॉट वेरी हेल्दी फॉर द डेमोक्रेसी। हमारे अपने मतभेद हो सकते हैं, आप लेफ्ट हो, राइट हो, सेंटर हो, अल्ट्रा लेफ्ट हो, अल्ट्रा राइट हो, लेकिन प्रधानमंत्री को, प्रेसिडेंट को, गवर्नर को, चीफ मिनिस्टर को ऐसे ऐसे नारेबाजी करनी या उनको कुछ बुरा बोलना, वो डेमोक्रेसी के लिए कंड्यूसिव नहीं है। तो लास्ट आर्टिकल आज का दोस्तों, ये हम अशोक गुलाटी जी का डिस्कस करेंगे, प्रोस्पेरिटी लेसन फॉर इंडिया। अशोक गुलाटी जैसे आप जानते हैं नोटेड एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं। अब यहाँ पे वो क्या लिख रहे हैं, तो कॉन्टेक्स्ट की बात करूँ, जैसे आपने अभी, हमने कुछ दिन पहले जो यूएन की पॉपुलेशन रिपोर्ट की बात करी थी, अभी नवंबर 15 2022 में हम जो हमारी आबादी है वो 150 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाएगी, और आने वाले समय में बहुत जल्द हम चाइना की पॉपुलेशन को भी ओवरटेक कर देंगे। सो अब दोस्तों यहाँ पे ये बात आती है, देखिए अब हर एक, अब डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे फेवर में है ना। हर दूसरा तीसरा व्यक्ति जो सड़क पे चल रहा है 25 26 27 साल का है ना, और हर दूसरा तीसरा व्यक्ति यूपीएससी की भी तैयारी कर रहा होता है। चलो, और चाइना की स्टोरी की बात करें, चलो चाइना के पास आज वो डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं है जो इंडिया के पास आज है मौका। चाइना का इकोनॉमिक राइज की बात करें तो चाइना और इंडिया की जो स्थिति थी मोर और लेस सेम ही थी 1970s 1980s की बात करें। इनफैक्ट चाइना ने जो अपना ओपन अप करा है, प्राइवेट जो लिबरलाइजेशन की बात करें, ग्लोबलाइजेशन की बात करें, चाइना ने अपनी इकोनॉमी को ओपन अप करना शुरू किया था 1978 के बाद, ठीक है। अब 1978 में जो चाइना का पर कैपिटा इनकम था वो इंडिया के पर कैपिटा इनकम से भी कम था, $156 था,
इंडिया का $206 था। आज के टाइम पे चाइना का जो पर कैपिटा इनकम है वो इंडिया से 6 गुना ज़्यादा है। तो आज के टाइम पे जहां इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो लगभग $1900 के आसपास है, लेस देन $2000। तो चाइना का कितना है? अराउंड अबाउट $12,556 के आसपास चाइना का पर कैपिटा इनकम है। अब ये कैसे हुआ? एकदम से रातों रातों नहीं हुआ। चाइना ने अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1978 से शुरू करे थे। देखिए दोस्तों, अगर हम डेवलप्ड देशों को भी देखें ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने पढ़ा है तो अक्सर ये कहा जाता है कि कोई भी देश विकसित या डेवलप तब तक नहीं हुआ जब तक उसने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में, कृषि सेक्टर में क्रांति ना लेके आए हो। तो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन जो है दैट प्रेसीड्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। हमारा एक अनोखा एग्जाम्पल है कि हमारे यहाँ पे ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ ना एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हुआ, लेकिन हमने सर्विस सेक्टर में बहुत ग्रो देखा। इंडिया एक यूनिक एग्जाम्पल है 1991 के बाद। ठीक है, अब सबसे पहले चाइना ने शुरू करा अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को, पहले फोकस दिया एग्रीकल्चर पे। तो दे ब्रोक अवे फ्रॉम द कम्यून सिस्टम एंड अपनी एग्रीकल्चर मार्केट्स को और ज्यादा लिबरलाइज किया और लिबरेट किया। अब 1978 से 1984 के बीच में चाइना का जो एग्री जीडीपी था दैट ग्रू बाय 7% पर एनम, और जो फार्मर्स की रियल इनकम्स थी दैट ग्रू बाय 14% पर एनम। देखिए दोस्तों, रूरल, अब इंडिया की बात करें, रूरल चाइना की बात करें, फैक्ट ऑफ द मैटर इज मोस्टली जो आबादी है इंडिया में कहाँ रहती है? रूरल एरियाज में रहती है। चाइना में भी जो मोस्टली आबादी थी कहाँ रहती थी? रूरल एरियाज में रहती थी। सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स दोनों देशों के बहुत सेम थे आज से कुछ 20-30 साल पहले। अब जब रूरल लोगों के पास ज्यादा परचेजिंग पावर कैपेसिटी होगी तो डेफिनेटली डिमांड बढ़ेगी ऑफ द प्रोडक्ट्स, ऑफ द फिनिश गुड्स, ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड गुड्स। लोग टीवी लेंगे, लैपटॉप लेंगे, मोबाइल फोन लेंगे जब उनके जेब में पैसे होंगे। तो डेफिनेटली जहां पे देखिए 65-70% आबादी रहती है गांव में, रूरल एरियाज में, जब उनके जेब में पैसे होंगे तो जीडीपी बढ़ेगा ना, डिमांड बढ़ेगी प्रोडक्ट्स की। और इसी तरह से अगर हम चाइना की बात करें तो जैसे रूरल लोगों की इनकम्स एनहांस हुई तो दैट लेड टू ह्यूज डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो डेफिनेटली फिर हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ हुई, है ना। अब उसके बाद अगर हम चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी की बात करें तो 1980s में चाइना ने वन चाइल्ड पर फैमिली पॉलिसी नॉर्म इंट्रोड्यूस किया था। अब तो चलो चाइना की सरकार इंकरेज करी कि आप 3-3 बच्चे भी करिए, अब वो वन चाइल्ड पॉलिसी नहीं कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पॉपुलेशन ग्रोथ को बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल करा गया। अब चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, ठीक है, धक्काशाही चाइना में चल सकता है, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो यहाँ पे धक्काशाही हम नहीं कर सकते हैं। अब इस स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ के चलते क्या हुआ, जो पर कैपिटा ग्रोथ है, जो पर कैपिटा जीडीपी है, वो तभी बढ़ा। खाने वाले लोग कम थे, ठीक है, कमाने वाले लोग ज्यादा थे, ठीक है। चाइना की पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें दैट इज जस्ट 0.1% पर एनम कंपेयर टू इंडिया विच इज 1.1% पर एनम। देखिए रिसेंटली जो हमारा NFHS डेटा आया था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो डेटा था 2019 से लेके 2021 का जो डेटा कंपाइल करा गया था, उसमें देखा हमने जो हमारा TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, वो 2.1 है। हमने भी बहुत प्रोग्रेस करा है पिछले 20-25 सालों में, हमारे भी यहाँ पे फर्टिलिटी रेट बहुत कम होने शुरू हो गए हैं। तो ये जो फैमिली प्लानिंग अवेयरनेस प्रोग्राम्स है दैट हैव बीन वेरी सक्सेसफुल, ठीक है। तो हम अच्छी पोजीशन में हैं, इसको हमने और आगे जाके लेवरेज करना है, टैप करना है। अपनी ग्रोथ स्टोरी की बात करें तो 1978 से 2018 के बीच में, यानी कि इस 40 साल के पीरियड में चाइना ने एग्रीकल्चर ग्रोथ कितना दिखाया? लगभग 4.5% पर एनम। अगर हम अपने एग्री जीडीपी ग्रोथ की बात करें सिंस 1991 तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, 3% पर एनम। अभी भी हमारे एग्रीकल्चर में ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन नहीं है। कोशिश थी फार्म लॉस के चलते कि एग्रीकल्चर सेक्टर को भी थोड़ा सा प्राइवेट, उसमें भी थोड़ा प्राइवेटाइजेशन इंक्लूड करा जाए, है ना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को थोड़ा और बढ़ाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी हम अपने एग्रीकल्चर में ज़्यादा लिबरलाइजेशन नहीं देख पाए हैं। तो अगर आप मार्केट से प्याज या आलू या टमाटर 100 रुपये या 80 रुपये के लेते हैं प्रति किलो, तो जो हमारा किसान भाई है उसकी जेब में तो 10 रुपये ही जाते हैं। अभी भी बीच के जो पैसे हैं, जो बिचौलिए होते हैं, वो खा लेते हैं। तो आज के टाइम पे भी जो इंडियन फार्मर है, ही इज स्टैंडिंग टू लूज हिज प्रॉफिट एट द कॉस्ट ऑफ सब्सिडाइजिंग हु? द अर्बन मिडिल क्लास इंडियन कंज्यूमर। नाउ अगेन, अब हम धक्के से नहीं कह सकते कि आप एक बच्चा करिए। देखिए अगेन, संजय गांधी की बात करें, 1970s की बात करें, उन्होंने नस्लबंदी का प्रोग्राम शुरू करा था, है ना, मास स्टरलाइजेशन प्रोग्राम शुरू करे थे अर्ली 1970s में। तो बहुत सारे लोगों ने उसको अप्रिशिएट नहीं किया, इस प्रोग्राम को अप्रिशिएट नहीं किया। आज हम ये नहीं कह सकते कि आज हम फिर से इस तरह का कोएर्सिव कोई ऐसा मेजर इंट्रोड्यूस करें जिससे हम पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करना चाहते हैं। ठीक है, हम अच्छा जा रहे हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट काफी कम हो गया हमारा आगे से, तो आने वाले समय में और अच्छा रहेगा, है ना, लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए अवेयरनेस बढ़ने के लिए जो गर्ल एजुकेशन है ना, महिला का, जो महिलाएं हैं उनका एजुकेशन होना बहुत जरूरी है, एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। तो ओनली विच वे कि फैमिली प्लानिंग सक्सेसफुल रह सकती है इज थ्रू द इफेक्टिव एजुकेशन, स्पेशली दैट ऑफ गर्ल चाइल्ड। हमारे दो फैमिली प्लानिंग अवेयरनेस प्रोग्राम रेडियो के जरिए, स्कूल्स में, सोशल मीडिया के जरिए, वो तो चलो करें, लेकिन गर्ल चाइल्ड के ऊपर एम्फेसिस देना, एजुकेशन के ऊपर एम्फेसिस देना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हमारे सामने जो NFHS डेटा आया था
वो ये बताता था कि केवल 17% औरतें हैं, महिलाएं हैं जिनकी उम्र 6 साल से ज्यादा है, जिन्होंने 12 साल की एजुकेशन कंप्लीट करी है। तो दैट इज वेरी वेरी लेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की। वो भी बहुत कम देखने को मिलती है भारत में। बहुत सारी ऐसी सक्सेसिव एसर रिपोर्ट आई है विच पॉइंट्स टू दी पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। वुमेन एजुकेशन जो है दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल डिटर्मिनेंट। तो अगर हम फैमिली प्लानिंग की बात करें या न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स की बात करें, बच्चों के खास करके बिलो द एज ऑफ 5, तो अगर महिला अगर एजुकेटेड है तो वो अपने बच्चों की न्यूट्रिशन का भी खास ख्याल रख सकती है, फैमिली प्लानिंग का भी खास ख्याल रख सकती है, बच्चों के एजुकेशन का भी खास ख्याल रख सकते हैं। अभी पीछे 2 दिन पहले हमने आर्टिकल एक डिस्कस करा था जो इंडोर पोल्यूशन की बात कर रहे थे। तो अगर जो महिलाएं हैं अगर वो ज्यादा पढ़ी लिखी होंगी और उनके पास नौकरियां होंगी तो वो क्लीन सोर्सेज फॉर कुकिंग भी यूज करेंगे, एलपीजी कनेक्शन भी यूज करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अगर वुमेन एजुकेशन के ऊपर हम एम्फेसिस करें। ठीक है, और बार बार ये रिपोर्ट आती रहती है कि भी बहुत सारे हमारे बच्चे हैं वो चाइल्ड स्टंटिंग हो, माल न्यूट्रिशन हो, चाइल्ड वेस्टिंग की बात करें, बहुत बार हमने पहले भी डिस्कस करा है। तो अगर बच्चों की न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स अच्छे नहीं हैं तो ये जो युवा बच्चे हैं जो आज 25, 26, 27 साल की बात करते हैं, कल को जब ये 25, 26 साल के होंगे तो उनकी अर्निंग कैपेसिटी भी तो हैम्पर्ड होगी ना, बिकॉज ये कैसे कमा पाएंगे अगर इनकी न्यूट्रिशन ही नहीं अच्छा, अगर कमजोर होंगे। तो हमको क्या चाहिए, हमको एक यंग वर्कफोर्स तो चाहिए, लेकिन हमको एक यंग और हेल्दी और टैलेंटेड और स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए। तो कंक्लूजन क्या है, जब तक हम एक अग्रेसिव कैंपेन नहीं लॉन्च कर दे कि हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम भी लॉन्च किया था, ठीक है, लेकिन अगेन उसके बारे में हमने डिस्कस किया कि ज्यादा सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। और भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कि वुमेन एजुकेशन के ऊपर एम्फसाइज करते हैं, लेकिन बहुत अग्रेसिव और टारगेटेड तरीके से हमको एक प्रोग्राम लॉन्च करना पड़ेगा जहां पे हमको ये इंश्योर करना है कि खास करके जो औरतें हैं, जो बच्चियां हैं 6 साल की अबव 6 ईयर्स ऑफ एज, कम से कम वो 12 साल की जो एजुकेशन है, 12 साल की जो तालीम है वो प्राप्त कर सकें। हमारी जो परफॉर्मेंस है इन टर्म्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑफ मासेस, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, वो तब तक सिग्निफिकेंटली इंप्रूव नहीं करेगा जब तक हम गर्ल चाइल्ड को एजुकेट नहीं करेंगे। और अगर हम लेबर पार्टिसिपेशन रेट की बात करें तो वो बहुत कम है, 25% है। अगर इस लेबर पार्टिसिपेशन रेट, फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट को हम 50% तक लेके आ सकते हैं तो देखिए हमारी जीडीपी ग्रोथ कितनी ज्यादा हो जाएगी। तो अंत में एक लाइन में अगर इसको कंक्लूड करें तो अगर हमने ह्यूमन कैपिटल यानी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड को हार्नेस करना है, टैप करना है, बिकॉज आने वाले समय में एक बात हमने पढ़ी है जो पॉपुलेशन रिपोर्ट में आई थी कि आने वाले समय में सीनियर सिटीजन्स की आबादी बढ़ने वाली है। तो वो जो स्वीट स्पॉट है डेमोग्राफिक डिविडेंड जो आज हम एंजॉय करते हैं वो आज से 20-25 साल बाद नहीं होगा। तो अगर आज हम इसको हार्नेस करना चाहते हैं तो अशोक गुलाटी जी कह रहे हैं कि एजुकेशन ऑफ वुमेन विल प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो टू सम इट अप, यहाँ पे एक फ्लो चार्ट सा बनाया कि अगर हम गर्ल चाइल्ड को एजुकेट करेंगे, हायर लेवल ऑफ अवेयरनेस होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल में हेल्प करेगा अगर अवेयरनेस ज्यादा है, ठीक है, बेटर न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स होंगे बच्चों के, और आगे जाके जब वो बड़े होंगे तो एक हेल्थी प्रॉस्परस वर्कफोर्स में एक बेनिफिट मिलेगा। चलिए, तो एक साइकिल सा यहाँ पे बनाया है। बाकी दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे, इसके 2 पार्ट्स हैं। अ सब्सिडी दैट डिजर्व्स प्रायोरिटी इज दैट फॉर एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, इसको कमेंट करिए। दूसरा पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, ऐसी क्या इंटरवेंशंस हैं जो कि सरकार ने ली हैं विच गवर्नमेंट हैज मेड इन द रीसेंट पास्ट टू प्रमोट एजुकेशन फॉर गर्ल्स। तो ऐसी कोई स्कीम्स, ऐसी कोई योजनाएं जो कि वुमेन एजुकेशन के ऊपर एम्फसाइज्ड हैं, इसको 250 शब्दों में आपने लिखना है। बाकी दोस्तों जाने से पहले हमारे कुछ इनिशिएटिव्स हैं, पेड कोर्सेज हैं, यदि दोस्तों आप इसको लेना चाहते हैं, अवेल करना चाहते हैं, करंट अफेयर्स की बात करें या हम जनरल स्टडीज़ के मेंस 2022 के स्पेशल प्रायोरिटी ग्रुप की बात करें, तो अगर आप मेंस इस साल लिख रहे हैं तो इस कोर्स में खास बात क्या है, अपार्ट फ्रॉम ऑल द फीचर्स जो आपके सामने मेंशन है, कि आपको मेंटरशिप मिलेगी बाय द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, यानी कि जो ऑलरेडी सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो दोस्तों इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारे इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपको पूरी असिस्टेंस दी जाएगी। बाकी दोस्तों आज की चर्चा में इतना ही, थोड़ा लंबा चला गया चर्चा आज, काफ़ी एनालिटिकल आर्टिकल थे। बाकी दोस्तों जो मैंने क्वेश्चन आपको पूछा था, जो पीटर डिसूजा जी का आर्टिकल था गवर्नर का जो लड्डू खिलाने वाला, आपको क्या लगता है कि वो अप्रोप्रिएट था कि नहीं था? आपके जो भी व्यूज है कमेंट सेक्शन में, अगर आप वीडियो देख रहे हैं टाइम लगे तो जरूर कमेंट करना। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे हम कल, आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।